नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज हम जिस विषय के साथ आपके सामने आए हैं वो है बिजली संबंधी कानून से जुड़ा। आखिर बिजली संबंधी कानून से जुड़े क्या है उपभोक्ताओं के अधिकार, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का विषय है कि क्या है उपभोक्ता के लिए बिजली संबंधी कानून। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप हमें जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़कर सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज इस विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान राजेश लाठीगरा जी हैं। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं उस पर लोगों को जागरूक होने की एक बेहद ज़रूरत भी होती है कहीं ना कहीं। शुरुआत में आपसे यही करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े उपभोक्ता के कानून क्या कुछ हैं, क्या अधिकार कानून देता है? पहले हमारे पहले इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हुआ करता था 1910 का, जिसमें बहुत ही हल्के किस्म के कानून प्रोविजंस थे जिसको मजबूत करने के लिए। और वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो था वो हर एक स्टेट के अंदर बिजली की आपूर्ति और उसका जनरेशन, उत्पादन और उसका संचार की व्यवस्था देखा करता था, जिससे इतनी अच्छी तरह से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा नहीं हो पाती थी। इसलिए 1998 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट बनाया गया 1998 के अंदर, जिसके अंदर रिफॉर्म्स लाने की काफ़ी हद तक रिफॉर्म्स लाने के लिए स्टेप्स उठाए गए। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, उसके अंदर बहुत ही व्यापक और बहुत ही कंज्यूमर के हितों को ध्यान में रखते हुए हर एक प्रोविजन बहुत बारीकी से बनाए गए, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि एक मार्केट में बेहतर कंपटीशन मिल सके। और कंपटीशन मिलने से उपभोक्ताओं को टैरिफ जो होता है, जो उसका बिजली की दरें होती है, वो नीचे लाई जा सके, उसकी बहुत हद तक कोशिश की गई। सुचारू रूप से बिजली सप्लाई होती रहे, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चालू रहे और उसको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सके मार्केट में। ये सब व्यवस्था है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर की गई, कंज्यूमर के हितों को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, ये भी जानना बेहद जरूरी है राजेश जी कि बिजली कंपनियों के कानूनी दायित्व क्या है एक उपभोक्ता के प्रति, ये जानना भी बेहद जरूरी है। इसे सेक्शन 42 एंड 43 के अंदर डिफाइन किए गए हैं। हर एक जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जो देती है स्टेट कमीशन, जो हर एक स्टेट की अपनी अपनी होती है, और जो लाइसेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस और जनरेटिंग कंपनीज होती है जिनको कि बिजली का संचार, उनका उत्पादन और उनका जो इन चीज़ों से रिलेटेड जो उपभोक्ताओं को सप्लाई आपूर्ति करना, इन सब चीज़ों से जो रिलेटेड मुद्दे होते हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए कुछ ड्यूटीज दी गई जनरेटिंग कंपनीज के ऊपर। बिल्कुल, विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे कि एक कंपनी के क्या दायित्व होते हैं एक उपभोक्ता के प्रति। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहले कॉलर लुधियाना से हमारे साथ राजेश जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। राजेश जी, मेरे पास स्मॉल पावर का कनेक्शन था पिछला 20 साल से जी, और 2-2.5 साल से वो स्मॉल पावर जिसका कि 16 किलोवाट का कनेक्शन है, पिछले 2 साल से मैं यूज कर रहा था, उन्होंने कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन काटने के बावजूद भी मेरे को हर महीने बिल बेची जा रहे और बिल बनाते हुए 2.5 लाख रुपए कर दिया। यूनिट का इस्तेमाल नहीं किया जी। नहीं तो इस बात की आपने राजेश जी कंप्लेंट की थी? मैंने कंप्लेन करी, बट किसी चीज को कोई ज्यादा उन्होंने तरजीह नहीं दी। क्योंकि मैंने एक भी यूनिट बिल्कुल मैंने एक 2.5 साल में यूज करा, पावर प्लेन की नहीं काफी होगा।
लेकिन फिर भी वो मेरे से 2.5 लाख रुपए का डील ना कर बैठे। अब व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, जो है गो टू डीलर कोर्ट और सम अदर कोर्ट। ठीक है, राजेश जी क्या उपाय बताएंगे? जी, इनका कमर्शियल मीटर था, कुछ इनकी बिजली काट दी गई थी बिना, आपको कोई उसमें उन्होंने रीज़न भी बताया होगा क्यों काटी जा रही है, कि आपने कोई गलत तरीके से बिजली लेने की कोशिश करी है, इस तरह के कोई इनके इश्यूज हो सकते हैं? नहीं, इनका सवाल यह है कि मीटर का जो कनेक्शन था वो कटे हुए तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन जो बिल है वो आज भी इनके पास आ रहा है जो तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा का हो चुका है। इसमें देखिए, हर एक जितनी भी जनरेटिंग कंपनीज होती है उसके अंदर एक कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल्स बनाए गए हैं, उनके अपने अपने हर एक जितनी भी कंपनीज है, जितने भी क्षेत्रों के अंदर कंपनीज काम कर रही है, प्राथमिक तौर पे आप उनको कंप्लेंट कर सकते हैं, उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर उनसे आप सेटिस्फाई नहीं है, वो एक्शन नहीं लेते, तो स्टेट कमिश्नर ने इन प्रोविजंस के तहत में एक ओम्बड्समैन बनाया हुआ है, वो भी एक बड़ी सशक्त रिप्रेजेंटेशन करता है उनको इन मामलों के अंदर और बड़ा अच्छे डिसीजन देता है। वहां पर भी आप जा सकते हैं, ओम्बड्समैन में भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इन सब चीजों से आपको कोई राहत नहीं मिल रही है तो इनकी अपीलेट अथॉरिटी भी होती है। तो ये 3 स्टेजेस के ऊपर है, आपका जहां भी आपका ग्रीवेंस, आपका रिड्रेस हो सकता है, प्रॉपरली आपको रिलीफ मिल सकता है, वहां पर जा सकते हैं। आपके पास अगर बिल मीटर कटने के बाद भी कंटिन्यूस आ रहा है जिसको आप यूज नहीं कर रहे, तो वो इलीगल बिल है और आपको उसका आपको प्रॉपरली आपका जो ग्रीवेंस है उसका रिड्रेसल होगा। इनके फोरम अच्छे तरह से काम करते हैं, बहुत पारदर्शिता होती है इनके काम करने में। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि राजेश जी ने जो आपको उपाय बताए, अगर उन रास्तों पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर कानूनी सहायता आपको जरूर मिलेगी। एक और कॉलर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। ये है कि हम लोग का लखनऊ में माता जी के नाम से इंदिरा नगर क्षेत्र में मकान है जी, तो उसमें हमारे पास में नाम कराने के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। 5 भाई बहन है जिसमें से सबने एनओसी कर दिया, मैंने नहीं किया। वो इसलिए कि मेरे खिलाफ उन्होंने लिख के भेजा कि मैंने धमकाया है, मैंने ये किया है, ये सब। तो अब ये 2 साल पहले किया था, अब जो है ये लोग कॉम्प्रोमाइज की बात करते थे। अब 28 तारीख को एक डेट थी तो उसमें जो है इन्होंने एक्स पार्टी के लिए मतलब वो कहा, मैंने अभी कुछ एक्शन नहीं किया था। आप चाहते क्या हैं अजय जी? चाहते थे कि मतलब पहले ये लोग बात कर रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज का, अब ये लोग करते नहीं है। एक्स पार्टी के मुंह पे है कि हमने अपना दाखिल नहीं किया तो फिर तक ये बताता है। राजेश जी, सवाल आपकी समझ में है? अब इनका स्टार्टिंग का पोर्शन क्या था जो इन्होंने दावा था, वो किसी अजय जी एक बार अपना सवाल संक्षेप में फिर दोहरा दें। मेरे माता जी के नाम मकान था, मेरे पास में नाम कराने के लिए उन्होंने वहाँ पर मतलब उसको दाखिल किया है। 5 भाई बहन है, सबने जो है मतलब एनओसी कर दिया, मैंने नहीं किया। ठीक और उसमें मेरे ही खिलाफ जो है इन्होंने उस सूट में मतलब लिखा है कि मैंने उनको धमकाया, मैंने ये किया, ये सब, जो कि ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, 2 साल से ये लोग कानूनी प्रक्रिया कर रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज के जरिए। अब वो लोग कॉम्प्रोमाइज छोड़ के 28 तारीख को एक डेट थी 28 फरवरी को, तो उसमें एक पार्टी को दिखा दी, इन्होंने पेश किया है, कोई अपना दाखिल नहीं किया है और इनका जो है अवसर समाप्त किया जाए। राजेश जी, इनका अवसर समाप्त किया गया। देखिए, अगर आपका अवसर समाप्त किया गया, एक्स पार्टी आपको किया है, तो सेट असाइड की आप एप्लीकेशन लगाइए और अपने ग्राउंड दीजिए कि एक्स पार्टी आपको गलत किया गया है, तो वो जो एक्स पार्टी ऑर्डर है वो सेट असाइड हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे आपके, और आपको पूरा राइट है अपनी बात वहां पर कहने का। और जहां तक आपने दूसरों ने एनओसी दे दिया है, आपकी माताजी की जो नाम में संपत्ति है और आपने नहीं दिया, तो आपका राइट है, आप कंटेस्ट कर सकते हैं उसको, और आपका राइट उसके अंदर जितना भी प्रोपोर्शनेटली आपका हिस्सा बनता होगा वो आपको मिलेगा। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। और एक्स पार्टी ऑर्डर आप बड़े इजीली आप अपने कोर्ट में जाके सीपीसी के प्रोविजन से उसके तहत आप लगाएंगे तो आपको एक्स पार्टी सेटिस्फाइड हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपको राहत जरूर मिलेगी अगर जो उपाय राजेश लाठीगरा जी की तरफ से बताए गए उन पर आप अमल करते हैं तो। हेमराज जी अगले दर्शक राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमराज जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी सर। हेमराज जी अपना सवाल कीजिए। हाँ सर जी आप बोलिए। सर जी, हमारे जो राजस्थान में जो हमारे रास्ते का मैटर है, हमारे रास्ते का मैटर है, उसमें कोर्ट स्टे आ रखा है। हेमराज जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। आपका जो भी सर, सवाल है, रास्ते का मैटर है ग्राम मकान तहसील का। जी जी, आपका मकान का विवाद है? नहीं, रास्ते का विवाद है सर। सर रास्ते का विवाद है। रास्ते का विवाद है? रास्ते का सर। जी जी,
बताएं, सवाल कीजिए। तो सर स्थानीय विधायक जो उसका एक्शन ले रखा है, स्टे आ रखा है, तो उसके बावजूद भी वो वहाँ दीवार होना चाहता है सर। जहाँ तक ये सवाल समझ में आ रहा है, हाँ, इनका कहना ये है कि रास्ते से जुड़ा विवाद है और स्टे भी है उस पर, और शायद उसके बाद भी वो ब्रीच कर रहे हैं। जी जी। देखिए, अगर आपका रास्ते से जुड़ा विवाद है और उसके ऊपर स्टे भी हो गया है, या तो आपकी प्रोसीडिंग चालू है, अगर प्रोसीडिंग चालू है तो आप उसके अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं अपने एक वाजिब सबूतों के साथ कि ये आपके जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है उस ऑर्डर को ब्रीच कर रहा है और उन आदेशों को पालन नहीं कर रहा, तो आप कोर्ट अपने आप उसमें एक्शन लेगी इसके खिलाफ जो भी उन आदेशों का ब्रीच कर रहा है। और अगर वो आपका सूट फाइनल हो चुका है और उसके बाद ये स्टे कंटिन्यू है और उसमें परमानेंट स्टे हो गया है, तो उसके लिए आप एग्जीक्यूशन लगा सकते हैं कोर्ट के अंदर। एग्जीक्यूशन के अंदर आप अपनी स्थिति बताइए कि दूसरी पार्टी इसको ब्रीच कर रही है आदेशों को आपके, तो भी उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन होगा कोर्ट के द्वारा। आपको जो रेमेडी है वो उसी कोर्ट के अंदर है जहाँ से स्टे हुआ है। चलिए, उम्मीद करते हैं जो हेमराज जी आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आपके जहन में भी किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। विवेक अगले कॉलर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी सर, मैंने डॉक्यूमेंट भेजे थे 1.5 महीने पहले, आपको मिल गए हैं वो जी, और उसका फाइल नंबर ILRS 2017-010059, तो उसका जवाब मुझे अब तक मिला नहीं है, तो जरा वो जल्दी भेजिए। जी बिल्कुल विवेक जी, जो उन फाइलों को, उन दस्तावेजों को उनका निरीक्षण किया जाता है और उसके बाद जो वाजिब जवाब होता है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। बहुत जल्दी आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा कि आखिर कौन सा वो कानूनी रास्ता है जो आप अख्तियार करते हैं जिससे आपको राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम अपने दर्शकों से अपील भी कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है तो अब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम लगातार जो विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि बिजली से जुड़े क्या कुछ कानूनी अधिकार राजेश जी हमें हासिल हैं, और जो आप ये बता रहे थे कि बिजली कंपनियों के कानूनी दायित्व क्या हैं एक उपभोक्ता के प्रति। उनके दायित्व में सबसे पहले हम बात करें तो दायित्व रहता है जनरेटिंग कंपनी का या डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी का कि वो एक उत्पादन प्रॉपर तरीके से रखे, अपनी बिजली का सप्लाई उसकी आपूर्ति सही करे, संचार उसका प्रॉपर हो और वो इकोनॉमिकली वायबल हो, जो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये पहला दायित्व होता है। उसके बाद इनका दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र के अंदर हर जगह बिजली पहुंचाएं, हर घर पे जो भी ऑक्यूपायर या प्रीमिसेस का ओनर है इनका बिजली पहुंचाना इनका दायित्व है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और उसके बाद ये रहता है कि इनको जब इनका लाइसेंस मिलता है उसके 6 महीने के अंदर इनको कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम बनाना होता है अपना, जहाँ पर उपभोक्ता अपनी शिकायत कर सकता है। किसी भी तरह का उनको कोई परेशानी है तो उसकी वो लिखित में शिकायत कर सकता है, और अगर उस लिखित शिकायत का कोई प्रॉपर वहां से निवारण नहीं हो रहा तो स्टेट कमीशन के द्वारा ओम्बड्समैन अपॉइंट होते हैं। इसका ओम्बड्समैन के पास एक रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है कि यहाँ पर ऐसे इनको कंज्यूमर को जो भी अपनी प्रॉब्लम है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जांच होकर सारा इनका ग्रीवेंस का रिड्रेसल होता है। और इसके अंदर जो इनका बिजली सप्लाई जिसको चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जिसको चाहिए, उसको एक एप्लीकेशन देनी होती है हर एक उपभोक्ता को पहले, और जिसका इनको डिस्पोजल टाइम बाउंड पीरियड के अंदर 1 महीने के अंदर करना होता है। और बिल्कुल अगर वो एप्लीकेशन पूरी तरीके से हर चीज में हो, चाहे उनको वो वहां पर बिजली लगाने के अंदर कोई भी रुकावट आ रही है और चाहे उनको इलेक्ट्रिक पोल लगाना पड़ रहा है या लाइन अलग खींचनी पड़ रही है, वो सब इनको करना पड़ेगा। और अगर वो इसमें कोई कोताही करते हैं या वो 1 महीने में नहीं करते डेलिबरेटरी, तो इनके ऊपर पर डे की 1000 रुपए पेनल्टी तक के प्रोविजन है इसके अंदर। चलिए बिल्कुल, एक और कॉलर नवनीत हमारे साथ बहराइच से जुड़ गए हैं। नवनीत जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। चलो, शायद संपर्क टूट गया है। एक दिलचस्प पहलू राजेश जी ये भी होता है कि बिजली चोरी किस तरह से हो सकती है, इसको भी डिफाइन किया गया है, और इसको रोकने के उपाय क्या कुछ हो सकता है। इसमें इनकी एक एनफोर्समेंट सेल होता है जिसके अंदर जब ये किसी भी प्रीमिसेस पे इंस्पेक्शन करते हैं, कोई सूचना मिलने पे या अपने आप भी, जब इनके इंस्पेक्शन के अंदर जो बिजली चोरी होती है वो पहले मेथड्स जो डिफाइन किए गए हैं 135 सेक्शन 135 प्रोविजन 1 के अंदर, उसमें ये होता है कि टैपिंग होती है, बिजली को सप्लाई को कहीं रोक दिया किसी भी कारण से, या ओवरहेडिंग, या उसको अंडरग्राउंड से कहीं से बिजली चुरा रही, या मीटर में टेम्परिंग कर दी, या उस मीटर को डैमेज कर दिया, या उस मीटर से किसी गैर कानूनी तरीके से
लूप लगा दिया ऊपर वायर के ऊपर, कोई मीटर के जो उनके इक्विपमेंट्स हैं उसको चोरी कर लिया, लाइन को चोरी कर लिया। इस तरह के बहुत सारे मेथड डिफाइन किए गए हैं। अगर इस तरह का कुछ भी चीज पाई जाती है तो इसमें फिर कार्रवाई होती है। जो एनफोर्समेंट टीम होती है वो एनफोर्समेंट टीम ऑन द स्पॉट जाती है, जिसके अंदर प्रॉपर ऑथोराइज ऑफिसर्स अपॉइंटेड होते हैं, वो इस टीम के पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पर एक पूरी प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले वो जाकर डिस्कनेक्ट कर देते हैं बिजली, जहां पर भी अनऑथोराइज मिलता है। उसके बाद फिर ये एक प्रोविजनल बिल बनाते हैं, असेसमेंट बनाते हैं, अपनी प्रोविजनल असेसमेंट करते हैं कि इसमें कितने तक की बिजली कंपनी को हानि हुई है। उस प्रोविजनल असेसमेंट के बेसिस के ऊपर उपभोक्ता से कहा जाता है कि आप इस बिल को भरिए जी। अगर वो ऑन दी स्पॉट उस पर तैयार हो जाते हैं भरने के लिए तो इनकी बिजली 48 घंटे में रेस्टोर कर दी जाती है, जो एज पर प्रोविजन है इनके। ठीक है, बिजली चोरी होने पर पारदर्शिता क्या होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। परवेज, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। परवेज जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, सवाल कीजिए सर। सर ये सवाल है कि मतलब कोई भी व्यक्ति संपूर्ण शरीर से विकलांग है, उसके मतलब हाथ पैर भी नहीं चलते हो और उसी के हम कनेक्शन है, तो क्या उस पर बिल माफ किया जाएगा क्या? राजेश जी, देखिए, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप इस तरह की आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को दे सकते हैं। ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर वो कुछ अपने बेसिस पे कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोविजन। वो आपको अपनी अथॉरिटी पे, वहाँ पर जो आपका बिजली सप्लाई कंपनीज है उनको जाके रिप्रेजेंटेशन देनी होगी अपने दस्तावेजों के साथ, जो आपके हैंडीकैप होने के या सबूत है वो आप दीजिए। अगर वो उस पर होगा डिसीजन लेंगे वो, अगर आपको कुछ दे सकते हैं तो। चलिए, उम्मीद करते हैं परवेज जी आपको अपने सवाल का वाजिब जवाब मिला होगा। खन्नापुर से एक कॉलर सनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर, हमारी दिक्कत ये आ रही है, मैं खनवापुर गांव से हूँ और मेरे गांव की ये दिक्कत है कि वहाँ लाइट का कोई मतलब दूर दूर सुविधा नहीं है, मतलब गांव में जी। तो इसके लिए बताइए क्या मतलब क्या हो सकता है? ठीक है सनी जी, इनका सवाल बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है जी, इसके अंदर बहुत ही व्यापक तौर पे प्रोविजन बनाए गए हैं और जो इनकी ग्रीवेंस है, इस तरह की ग्रीवेंस को मद्देनजर रखते हुए जी, उसमें ये प्रोविजन है कि इनको पहले ये पता करना पड़ेगा कि इनका क्षेत्र जो है वो कौन सी बिजली जनरेटिंग कंपनी है जो इनका स्टेट है उसके अंतर्गत आता है जी। जो इनका एरिया उस बिजली कंपनी के अंतर्गत आता है। तो चाहे इनके वहां पर बिजली की खंभे नहीं लगे या इनकी सप्लाई नहीं है तो ये अपनी एप्लीकेशन वहां पर लगाया उसमें। तो ये इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है 2011 का जी, जिसके अंदर इसी तरह का इशू था। वहां पर वो बिजली की खंभे नहीं थे, पोल नहीं थे, लेकिन वो एक क्षेत्र में आता था जहां पर बिजली कंपनी को बिजली सप्लाई करने के लिए लाइसेंस दिया गया था। तो ये उनकी लाइसेंस की कंडीशन होती है कि उनको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हर क्षेत्र में लाइट पहुंचानी है। अब जैसे इनका सवाल है, इनकी तरह बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको यही प्रॉब्लम हो सिमिलर, लेकिन इनको मालूम नहीं है। ये अपनी एप्लीकेशन वहां पर दें तो अब इनके ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाता है बिजली कंपनी के ऊपर कि वहां पर पूरी लाइन वहां तक खींचेंगे इनके क्षेत्र तक और इनको सप्लाई करेंगे प्रॉपर तरीके से, जो कि ये दूसरे क्षेत्र में कर रहे हैं। ये इनके पास पूरे प्रोविजन है, कानूनी अधिकार है। ये एप्लीकेशन लगाएं अपने एरिया के जो इनका बिजली कंपनी लगती है उनमें, वहां पर लगाएं, इनको मिलेगी जरूर बिजली। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं शनि, जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आपको जरूर मिला होगा। अगर आप उस प्रोसेस पर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सहायता जरूर मिलेगी।